Hello and a very warm welcome to all of you. So today we'll start with the topic ethical dilemmas and issues at workplace. So this is a part of business ethics. Business ethics को हम corporate ethics भी कहते हैं. ये कॉन्सेप्ट कब आया? ये कॉन्सेप्ट आया 1960 में जब कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स अपने पीक पे था. अब देखिए कॉर्पोरेट सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमें तो पहले डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि एथिकल डिलेमा क्या होता है और एथिकल इशू क्या होता है. एथिकल आप समझते हैं इट इज़ राइट और रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट, बैड और गुड. इसमें जब आप डिसीजन करते हैं तो वही एथिक्स हो गया. अब एथिकल इशू क्या होता है? एथिकल इशू कोई भी एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम फेस करते हैं. कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह का, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इन पर्सनल लाइफ, कोई भी एक ऐसा इशू विच गोज़ अगेंस्ट बियॉन्ड लॉ, राइट, कि हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए. मान लीजिए अपने घर ही में आपने अपने भाई को कुछ गलत करते देखा. So whether you should tell it to your parents or you should not tell it to parents. You know your father is very strict. Now you know if you tell it to your father, you'll probably get a scolding or a beating and you're scared of it. लेकिन आपको ये भी पता है कि आप अगर नहीं बताते हैं तो ये आपके भाई के बिगड़ने के और आसार हो सकते हैं, राइट. सो आप एक एथिकल इशू में, एक एथिकल इशू ये हो गया कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, तो आपका एथिकल डिलेमा हो गया. एथिकल इशू हो गया वो प्रॉब्लम जो उसने किया है. और एथिकल डिलेमा जब हो जाता है जब आपके पास किसी भी एथिकल इशू का या प्रॉब्लम का दो या दो से ज़्यादा सल्यूशन निकलता है और आपको कन्फ्यूजन होता है कि हम ये क्या करें, राइट. सो व्हाट इज़ एथिकल इशू? एथिकल इशू इज़ अ मैटर दैट हैज़ बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और हम उसे अपने थिंकिंग से, अपने मॉरल वैल्यू से उसे जज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एथिकल डिलेमा क्या होता है कि जब आपके पास बाइनरी मीन्स टू और मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें. एथिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? एथिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब आप में चॉइस तो होती है लेकिन आप पे पास एक एडेड प्रेशर होता है टू एक्ट. ठीक है, जब आपके पास क्या हुआ, वही वाला सिचुएशन हम लेके देखें कि जब आपने भाई ने कोई गलती की है एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू एंड बोथ ऑफ यू हैव फॉट. सपोज यू सी हिम ड्रिंकिंग, यू स्मोकिंग अ सिगरेट और समथिंग, तो आप क्या करेंगे? आप जाके पापा को बताएंगे अपने कि नहीं बताएंगे, या आप उसे खुद से बैठ के समझाएंगे, या आप उसको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है? ये एक एथिकल कॉन्सेप्ट हुआ. आप उसको अपने पापा को नहीं बताते हैं तो ये कहीं लॉफुली गलत नहीं हुआ. अपने पापा को बता देते हैं तो भी कहीं लॉफुली गलत नहीं हुआ. अगर अपने भाई से बात करते हैं तो भी कहीं यहाँ पे लॉ का बात नहीं है. ये सब आपके एथिक्स का बात है कि आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए. आपका छोटा भाई है, आपकी बात सुनेगा. आपका बड़ा भाई है, आपकी बात सुनेगा. या आपको अपने पेरेंट्स को कन्वे करना चाहिए. फिर ये भी हो सकता है कि आपको लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है दिमाग में कि अगर हम नहीं बताएंगे बाद में कहीं से मेरे पेरेंट्स को पता चलता है तो दे माइट ब्लेम मी एंड दे माइट स्कोर मी दैट इफ़ यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन व्हाई डिडंट यू टेल मी. हुआ ना, तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक प्रेशर हो जाता है दिमाग में. और एथिकल चैलेंज होता है इज़ टू प्रिवेल द पॉइंट्स ऑफ एथिक्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड रेजिस्टेंस. जितने भी रेजिस्टेंस आपका भाई बना करे, आपका दिमाग मना करे कि ना बताओ, कि भाई डांट खा जाएगा, लेकिन आप उस एथिकल चैलेंज को ओवरकम करते हैं. जहाँ तक हम लोग बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये एथिकल इश्यूज़ हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं और नए नए एथिकल इश्यूज़ आते रहते हैं, राइट. एथिक्स इज़ बेसिकली वेयर द लॉ एंड रेगुलेशंस एंड, राइट. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि एक आप जैसे एज आई सेड इन माई ऑल माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो, आप जब बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बिज़नेस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं. एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है. रूल्स रेगुलेशंस तो आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस समय कैसा सिचुएशन है, कैसा इन्वायरनमेंट का डिमांड है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये आप अगर फेस कर रहे हैं तो ये आपका ये इश्यूज जो बोल रहे हैं ये चेंज करते रहते हैं. और सम ऑफ द वेरी कॉमन इश्यूज जो या एथिकल डिलेमास आप बोलें, जो उन लोग को जो ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों को फेस करना पड़ता है, वो होता है गिफ्ट्स का. गिफ्ट्स जो देते हैं वो लोग लेके आते हैं तो आपको डिपेंड करता है गिफ्ट छोटा है बड़ा है कैसा है. और कुछ स्टडीज़ किए गए हैं उसमें अभी के समय में लोग बोलते हैं जो सबसे उनके कॉमन इश्यूज जो आते हैं, एथिकल इश्यूज आते हैं कि या जो चीज़
उनको अपनी कंपनी की पसंद नहीं आती है कि वो कभी कभी टैक्स अवॉइड करते हैं, या फिर एक एथिकल इशू ये हो जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो जो पोस्ट है उनमें जो द काइंड ऑफ सैलरी दे गेट इज़ वेरी डिफरेंट, एंड स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ बोनसेस। बोनसेस जो होते हैं हाई लेवल अथॉरिटीज़ को ज़्यादा मिलते हैं, उनसे उनको कभी कभी प्रॉब्लम होती है। या फिर एक और जो आपका एथिकल इशू आता है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ये आपका आता है एक्सप्लॉयटेटिव लेबर, कि कंपनी आपको एक्सप्लॉयट कर रही है इन सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा काम करा रही है और उतना ज़्यादा पे नहीं कर रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एथिकल इशू किसी एक कंट्री से लिमिटेड है या कुछ है, ये हर एक कंट्री में हर एक लोगों को अलग अलग टाइप से फेस करना पड़ता है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज़ फर्स्ट इज एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा क्या हुआ? कोई भी एक ऐसा सिचुएशन हुआ जहां आपको एक या एक से ज़्यादा आपको कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस मिलते हैं और आपको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत, हम क्या करें, राइट? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल डिलेमा क्या क्या होते हैं? पहला, कि ये इक्वली अनडिज़ायरेबल ऑल्टरनेटिव्स है। वो पापा को बताना वो भी अनडिज़ायरेबल है, ना बताना वो भी अनडिज़ायरेबल है। अगर आप बात करें, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, तो मान लीजिए आप और यू हैव अ मीटिंग, सपोज इट सेज़ कि आप लोगों ने एक टेंडर भरना है या आप लोगों को एक डील साइन करनी है। तो एज अ बॉस के रिप्रेजेंटेटिव आप बन के गए दूसरे दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ लंच पे, राइट? अभी जब आप लंच पे आप लोग गए हैं तो आपको देख लेना है बहुत बड़ा सा डील या फिर उनसे देना है बहुत बड़ी, तो एक आप देखते हैं क्या है ना कि दे कम अप विद अ वेरी बिग गिफ्ट, एज इन कि बहुत अच्छा सा कार का चाबी लेके आ रहे हैं, या फिर एक बुके लेके आ रहे हैं, एक चॉकलेट का बॉक्स ही लेके आ रहे हैं, या फिर एक फ्लैट की चाबी लेके आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ ना, ये आपका एथिकल डिलेमा यहाँ पे आपका ऐसे आ जाता है कि मान लीजिए वो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव अगर कुछ गिफ्ट लेके आ रहे हैं तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके हिसाब से वो एक टाइप का ब्राइबरी हो गया, एंड यू थिंक ब्राइबरी इज़ रॉन्ग, बट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, सपोज दे आर फ्रॉम सम डिफरेंट कंट्री जहाँ पे गिफ्ट ले जाई जाना एक एक कल्चर होता है, और अगर आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो कल्चर के खिलाफ माना जाता है, वो माना जाता है कि यू आर नॉट वेरी कॉर्डियल विद देम। तो है कि आप एथिकल इशू में, आपके एथिकल डिलेमा में पड़ गए कि हम गिफ्ट लें कि हम ना लें। will it be considered as a bribery, will it not be considered as a bribery, right? तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल डिलेमा एज वी वर डिस्कसिंग कि देयर इज अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद है कि उसके डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन निकल सकते हैं, आपके डिफरेंट वैल्यू जजमेंट हो सकते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है या जो इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उससे इस इशू का आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। उसमें आपकी जजमेंट्स, आपके जो एक्शंस जो हैं, जो आपकी डिफरेंट थिंकिंग है वो काम आती है। डिफरेंट सोर्सेज सच एज साइकोलॉजी एंड थियोलॉजी ऑफर सॉल्यूशंस। साइकोलॉजी मतलब क्या, जो आपका एटीट्यूड है पर्सन का, और थियोलॉजी होता है क्या, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जहाँ आपको रिलीजियस बिलीव, जो भी आपके बिलीव्स है उस हिसाब से आपको ऑफर होते हैं सॉल्यूशंस। यू कैन गो टू द थ्योरीज ऑफ, देयर इज़ वन ऑफ माई इन माई प्ले लिस्ट बिजनेस एथिक्स, यहाँ पे थ्योरी ऑफ एथिक्स करके एक वीडियो बना हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट, जिसमें आपको ना सारा पता चलता है कि व्हाट आर डिफरेंट एथिकल थ्योरीज जिसके हिसाब से लोग अपना जजमेंट लेते हैं या काम करते हैं। ये जब भी इसके रिजल्ट्स जो भी होंगे, जो भी आउटकम होंगे, वो अनफेवरेबल होते हैं किसी ना किसी के लिए। चॉइसेस जो होते हैं वो फार रीचिंग पर्सनस के, फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं पर्सनस पे भी, रिलेशनशिप पे भी और सोसाइटी पे भी। जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेटेड होते हैं, इट मस्ट बी एलोकेटेड फाइनाइट और लिमिटेड। एंड जब ये एथिकल डिलेमास होते हैं, ये एथिकल डिलेमास रिजॉल्व होते हैं, ये सॉल्व नहीं होते, एज इन सेंस यही वाले जो, अगर आपका एथिकल डिलेमा है तो व्हाट विल यू डू, you'll call up your CEO, you'll call up your manager and say what am I supposed to do, if I say, if I accept this gift this would be wrong, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी गेट एंग्री, हमारे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दे विल गेट एंग्री, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, बट देन वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि नहीं भैया एक्सेप्ट कर लो, ये तो उनके कल्चर में ही पार्ट आता है। तो क्या होता है, ये रिजॉल्व होता है, एंड देयर इज़ नो राइट और देयर इज़ नो रॉन्ग। एथिकल डिलेमा है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है,
क्या होता है एथिक्स? एक्सेस होता है कि आपका सेंस ऑफ जजमेंट, आप किस चीज़ को राइट और किस चीज़ को रॉन्ग बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं इसमें, तो वो सही है या गलत है, वो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव पे। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज जो एथिकल डिलेमा का कॉजेज होता है इन कंडक्टिंग बिजनेस? एथिकल डिलेमा क्या है? इट इज़ अ प्रॉब्लम वेयर अ पर्सन हैज़ टू चूज बिटवीन अ मॉरल एंड एन इमोरल एक्ट। पहला है कि आपको प्रेशर पड़ रहा है फ्रॉम मैनेजमेंट। अगर यही वाला आपको लगे, वी टेक दिस एग्जांपल एंड विल गो बी गोइंग बाय दिस एग्जांपल, इसी में आप सोचें, इसमें क्या हो रहा है कि आपको प्रेशर पड़ रहा है कि आपको, आप प्लीज़ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, वो जो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है, गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो क्योंकि उनके कल्चर के हिसाब से है, या फिर हमारा इससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा या जो भी हो जाएगा। तो आपको मैनेजमेंट से प्रेशर पड़ रहा है और ये आपके एथिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप, बहुत सारे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स पहले होते जा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि जो फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो रहे थे या फिर जो ऑफिसर्स हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसिंग एंड एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, द व्हाट दे डिड वाज एट टाइम्स टू शो अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी दे यूज्ड टू हाइड सर्टेन डेटा। और ये जो हाइड करना होता है ये अनएथिकल होता है। और ये आपको प्रेशर कभी कभी तो उन लोगों को बताया क्या जाता है, और कभी कभी ये सब जो है मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है कि दे हैव टू पोर्ट्रे अ गुड पिक्चर ऑफ देमसेल्व्स एंड हेंस दे वांट कि नहीं भैया, हमारा कोई गलत नहीं बताएं, हमारा बहुत अच्छा पिक्चर बाहर प्रोजेक्ट होता रहे ताकि हमारे स्टॉक प्राइजेस हमारे हमेशा बढ़ते रहे। तो क्या होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं कि हम कैसे काम करें, क्या काम करें, ताकि हमारे एट टाइम्स इट इवन एट टाइम्स इट कम्स टू द सिचुएशन कि जो एथिकल वर्कर है अंडर द प्रेशर ऑफ मैनेजमेंट, उसको कभी कभी वो अनएथिकल काम करने के लिए वो, और उसका जो अंतरात्मा जिसे बोलते हैं वो नहीं मानती है, तो एट टाइम्स वो लोग रिज़ाइन भी कर देते हैं। देर आर सर्टेन विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर्स वो लोग होते हैं जो लोग, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं या अनलॉफुल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो वो बाहर जाके जब पूरे, और जब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गवर्नमेंट को या इन जनरल पब्लिक और मीडिया को बताती है, देन दीज आर द, वो ये एक्सपोज करती है, उसे विसल ब्लोअर्स बोलते हैं। कभी कभी ये विसल ब्लोअर्स भी डरते हैं कि अगर हम आके बोल देंगे तो हमारे कंपनी से हमें निकाल दिया तो क्या है कि ये भी एक प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट है, सॉरी, प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट है कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि गलत हो रहा है फिर भी चुप रहो, राइट? नाउ अनदर फैक्टर विच लीड्स टू बिजनेस डायलेमा इज एम्बिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। एम्बिशन क्या चीज़ का? हर एक इंडिविजुअल जो काम करने आता है उसका एम्बिशन होता है रिवॉर्ड्स का, रिकॉग्निशन का, एक्सेप्टेंस का। इससे क्या करना चाहते हैं, कभी कभी एट टाइम्स वो लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस सॉल्व कर, दे गो फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। दूसरे लोगों को, जा भले ही इतनी मेहनत कोई दूसरा लोग कर रहा है, उसका क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं, राइट? वो लोग डिफरेंट डिफरेंट, इसका मेन रीज़न होता क्या है ना कि बेसिकली सब कोई डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सबके अलग अलग रिलीजियस और सबके अलग अलग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होते हैं, सबके अलग अलग एथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इट इज़ नॉट ओनली अनएथिकल बट ऑल्सो इलीगल, बट स्टिल इट रिमेन्स कॉमन, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन यू फाइंड, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन और द अदर यू फाइंड, दिल कंप्लेन दैट या मेरा काम का क्रेडिट तो हमेशा वो लेके चला जा रहा है या वो लेके चली जा रही है। तो इसमें क्या है ना, ये एक अब ये एक मन में एक हीन भावना बना देती है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ हेट टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो इसमें ये एक आपका एक एथिकल प्रेशर हो जाता है कि हम जाके अपने बॉस को बताएं कि ना बताएं कि वो मेरे काम का क्रेडिट ले जा रहा है। मान लीजिए वो पर्सन जो है आपके बॉस का ज़्यादा फेवरेट है, तो आपको लगता है कि शायद हमारे आपस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बॉस कुछ गलत बोल दे, तो उसमें डर लगता है थोड़ा। देन यूज़ एज निगोसिएशन टैक्टिस। अब ये एथिकल डिलेमास जो होते हैं, जो वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं, वो एक इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करते हैं, निगोशिएट करने की तरह यूज़ करते हैं। वो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, किस पे? मैनेजमेंट पे, ताकि वो लोग उनसे कुछ अच्छा डील निकाल सकें। ये इल्लीगल है, लेकिन ये निगोशिएशन प्रैक्टिस का कभी कभी तरीका हो जाता है। वैल्यू एथिकल बिहेवियर। अब एथिकल डिलेमास क्या होते हैं कि वर्कर्स जो होते हैं, दे दे एट टाइम्स दे डोंट नो व्हाट द कंपनी गाइडलाइंस आर। जैसे हमने कोड ऑफ एथिक्स में, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स के वीडियो में बताया था
कि जब आप कोड ऑफ एथिक्स अपना बनाते हैं तो आप एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाएं। इंडक्शन के समय भी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर्ली बताएं कि क्या क्या यहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या क्या यहाँ के एथिकल वैल्यूज़ है जिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। अगर एम्प्लॉयज़ को नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि एथिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और जो जो अनएथिकल बिहेवियर है वो उन्हें बताएं, और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताएं कि अगर वो अनएथिकल बिहेवियर वो लोग फॉलो कर रहे हैं तो किस टाइप की पनिशमेंट मिल सकते हैं, राइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज़ के जो होते हैं एथिकल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई भी एथिक्स को वायलेट कर रहा है तो द पनिशमेंट में गो अप टू organizations, including suspension, termination, and all this stuff. Now, what are the ethical dilemmas which are faced by the manager? किसी भी कंपनी के मैनेजर को क्या क्या एथिकल डिलेमास फेस करना पड़ता है इन डे टू डे लाइफ डिसीजन मेकिंग, पर्सनल लाइफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, उन्हें रेगुलर चेक्स करने पड़ते हैं, रिव्यूज़ करने पड़ते हैं, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट सारे देने पड़ते हैं। और हमेशा ये ज़रूरी रखना पड़ता है कि आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखें, साथ ही साथ जो आपके कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ध्यान में रखें। दिस विल स्टडी इन डिटेल लेटर। अभी मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में क्या हेल्प करता है, पहले अब वो ध्यान में रखें उन्हें कोई भी एथिकल सिचुएशन मिला, कोई भी एथिकल इशू आया, कोई भी एथिकल सिचुएशन आया जहाँ में वो डिलेमा में है कि भैया हम क्या करें, उसको ट्रांसफ़र करें, नहीं ट्रांसफ़र करें, जो भी है। इसमें सबसे पहले है जो कंपनी का विजन है वो अपने ध्यान में रखें कि क्या कंपनी विजन है, व्हाट डज द कंपनी स्टैंड फॉर। कंपनी के एथिकल कोड्स क्या क्या हैं और उसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कंपनी के रूल्स क्या क्या हैं, और अगर कोई रॉन्ग बिहेवियर करता है तो उसको कैसे वो हैंडल करते हैं, कैसे परसीव करते हैं और कैसे उसको हैंडल करते हैं। ये सारी चीज़ ध्यान में अगर मैनेजर रखता है और थॉरली ये सारी चीज़ें जानता है तो डिसीजन मेकिंग में उन्हें बहुत आसानी होती है। इन लॉन्ग टर्म मार्केट्स यही चाहते हैं कि वो लोग एथिकल बिहेवियर का अपना इनकरेज करें, एथिकल जो कंपनीज़ हैं वो सामने आए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर फॉलो करते हैं तो in short term maybe you might get very good interest, and you might get very good profit and returns, but in the long term it is like disastrous, as in अगर आपका ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाहर आ जाता है और इट्स नोन बाय द पीपल तो आपका मैसिव लॉस आ सकता है, एंड इट मे ऑल्सो लीड टू bankruptcy. The modern business entities require large significance due to their size and the influence exerted by them. बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो लोग चाहेंगे कि उनसे एथिकल प्रैक्टिसेस एक्सपेक्ट करते हैं। जब डिसीजन मेकिंग लेता है मैनेजर तो ही हैज़ टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ, राइट। पहला है कि क्या सही है, व्हाट इज़ राइट, द डिसीजन एंड फॉर हुम द डिसीजन विल हेल्प, ये किसके हेल्प में है, कंपनी के हेल्प में है, उसके हेल्प में है, या फिर वो एम्प्लॉय के हेल्प में है। फॉर हुम इट विल हार्म, किसको ये हार्म करेगा, किसके गेन्स और लॉसेस में जाएगा। और वो कोशिश यही करते हैं कि जो वो डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग एनी एथिकल डिलेमा वो इन लॉन्ग आप एम्प्लॉयज़ को और या कंपनी के हित में हो, ऐसा कुछ नहीं जिससे किसी का भी ना नुकसान ना हो। ना सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमने बताया कि कोई भी कंपनी के मैनेजर जब वो कोई डिसीजन लेते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाए। अब ये स्टेक क्या होता है, स्टेक होता है कोई भी इंटरेस्ट, क्लेम, शेयर जो भी एक ग्रुप या इंडिविजुअल करता है कंपनी में, उसके प्रोसीजर्स या एक्शंस में, ठीक है। और ये स्टेक लीगल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, मॉरल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड पावर इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, जिन्हें का कोई भी इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में। ये स्टेक होल्डर्स आपके एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, एनीवन who in any way is affected by the organization, right? अब ये आपके जैसे ये वाला ही डायग्राम में अगर आप देखिएगा तो स्टेक होल्डर्स में आपके ओनर्स आ रहे हैं, आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, कस्टमर्स हैं, कस्टमर एडवोकेट ग्रुप्स हैं, यूनियंस, एम्प्लॉयज़, ट्रेड एसोसिएशंस, आपके कॉम्पिटिटर्स,
सप्लायर्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल ग्रुप्स, ओनर्स, ये सारे लोग आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो कोई भी एथिकल डिलेमा या एथिकल इश्यू अगर आता है तो हमेशा डिसीजन उस तरह से लिया जाएगा जो सारे स्टेक होल्डर्स को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली। ठीक है। नाउ these स्टेक होल्डर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहले होते हैं फोकल स्टेक होल्डर्स। फोकस आपने पढ़ा है, एक जगह में कहीं केंद्रित होना, राइट। तो फोकल स्टेक होल्डर्स कौन है? फोकल स्टेक होल्डर्स वो हैं जो जिस पे बेसिकली कंपनी बेस्ड है, जो उनके सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उसको कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। देन प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ये आपके कस्टमर, सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे लोग जो आपके फोकल और प्राइमरी स्टेक होल्डर्स नहीं होते, वो सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं, राइट। एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज शोन इन दिस डायग्राम, राइट। अभी क्यों ये कहते हैं क्या कि एथिकल डायलेमास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है कंसील। ओपन स्टेक होल्डर, ओपन एथिकल डायलेमा क्या होता है? ओपन एथिकल डायलेमा ये होता है जो इट इज़ ओपन टू द पब्लिक एंड कैन बी सीन। फॉर एग्जाम्पल बाइबरी, सैबोटेज, एस्पियोनेज। अभी सैबोटेज क्या होता है? सैबोटाज करना नहीं होता है कि आपको डेलिबरेटली वो डिस्ट्रॉय या डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, राइट। जिसमें जैसे आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ब्राइबरी लेते हुए पकड़ा जाता है या अगर ब्राइबरी लेते हुए दिख जाते हैं तो उसे वो ओपन में आ जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ ओपन डायलेमा। कंसील्ड डायलेमा इज वन विच इज़ नॉट सीन। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इनसाइड ट्रेडिंग, वील स्टडी अबाउट दिस, right? HRM, bad HRM policies. Now difference between both of them is like open वाले में क्या होता है? It is open to public and can be seen. It is considered for condemning, उसको मना करने में, and it is of majority hate. Hence business avoids them to avoid criticism. किसी भी business को अगर वो bribery लेके पकड़ा है, अपना फ्रॉड करते हुए पकड़ा है, थेफ्ट करते हुए पकड़ा है, किसी दूसरे को ख़राब करते हुए पकड़ा है, तो क्या होता है? वो लोग वो क्रिटिज़म ज़्यादा आता है। और कंसील्ड डायलेमा क्या होता है? कंसील्ड वो सीक्रेट होता है। जब आप इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं, दूसरे बिजनेस की सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं, या फिर आप बैड HRM पॉलिसीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ या केयर के वेलफेयर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों को पता नहीं चल रहा है कि फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अंदर में तो है ना कि आप उसको ठीक से, एटलीस्ट ठीक से कैंटीन में खाना ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो एज अ फैक्ट्रीज एक्ट इट इज़ कंपल्सरी, इज मैंडेटरी, इज सपोज टू प्रोवाइड बट दे डोंट प्रोवाइड इट, राइट। तो इसमें क्या होता है? सीक्रेट होता है, कंसील होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इट इज़ कवर्ड बाय बुक्स एंड रूल्स ऑफ बुक्स। इसमें डिफ़िकल्ट टू लेके, यू कैन नॉट फाइंड इट एक्चुअली वेयर इट इज़, एंड ये आपके कंपनी को इन लॉन्ग रन ज़्यादा डैमेज करता है। अभी क्या है कि जब भी मैनेजर्स, वी वर टॉकिंग अबाउट, अगर मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं तो कैसे डिसीजंस लेते हैं। तो मैनेजर्स जब डिसीजंस लेते हैं तो उन्हें क्या करना है? जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको उनके ध्यान में रखने का करके करना है। तो पहले क्या सोचना है कि पहले कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं क्या, हैं कौन कौन, बेसिकली उनके साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी है, उनका हमारे कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, क्या पावर है हम वो स्टेक होल्डर्स का। सप्लायर्स है, जैसे शेयर होल्डर्स हुए, शेयर होल्डर्स का तो मैक्सिमम पावर होगा ऑब्वियसली। तो क्या शेयर होल्डर्स का क्या इंटरेस्ट है, क्या चीज़ है। तो जो भी एथिकल डिलेमा होगा कि मान लीजिए अगर एथिकल डिलेमा ऐसा कुछ हो गया, कोई सिचुएशन ऐसा आ गया कि आपको ने सोचना है कि जो मैनेजर्स ने सोचना है कि किसके हित में ज़्यादा जाए, शेयर होल्डर्स के हित में ज़्यादा जाए कि कस्टमर्स या एम्प्लॉयज़ के हित में जाए, तो ऑब्वियसली दे गो फॉर द शेयर होल्डर्स बिकॉज दे हैव अ लार्जर ओनिंग ऑफ द कंपनी, राइट। फिर शेयर होल्डर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिर स्ट्रैटेजीज़ बनाना ताकि जो शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स हैं उनका हम लोग उनके इंटरेस्ट का अच्छे से ध्यान रख सकें। जो भी डिसीजंस हुआ, उनको जो भी डिसीजंस मैनेजर्स ने लिया उसको मॉनिटर करना। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर करना कि ठीक से काम हुआ कि नहीं हुआ। अभी डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जब भी वो लोग, एक एथिकल प्रॉब्लम आया तो ऑब्वियसली दे हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड दे हैव टू सी हाउ कैन दे टेक द एक्शंस। एक्शंस लेने में क्या है? पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, देन आप ढूंढो कि क्या क्या इश्यूज उससे इन्वॉल्व हैं, देन आप जितने ही प्रॉब्लम्स हो गए उसको आप रैंक करो कि कौन सा प्रॉब्लम आपको सबसे पहले हैंडल करना है, देन आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं,
देन आप डिसीजन लें, उसको इम्प्लीमेंट करें और लास्ट उसको मॉनिटर करें, जो किसी भी डिसीजन मेकिंग मॉडल में होता है। एंड दिस आई विल प्रोवाइड इन वन ऑफ द अदर स्लाइड्स विच इज़ ऑन एथिकल डिसीजन मेकिंग, जिसमें इसको डिटेल में बताएंगे। अभी आप ये सब जान लें कि कोई भी डिसीजन प्रोसेस लेकिन मेकिंग प्रोसेस जब होता है, तो अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सिंपल फंडा है, राइट फ्रॉम हर्बर्ट डिसीजन मेकिंग मॉडल टू सिंपल डिसीजन मेकिंग मॉडल, सबसे पहले आपको कोर जो भी प्रॉब्लम है वो डिसाइड करने का है। You have to find out what is the core problem. You have to find out what is the actual problem in that in the particular situation. उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन चाहता होता है उसे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड गैदर करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जो अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन मिले उसमें जो मैनेजर को डिसाइड करना है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, जिससे बेस्ट सोल्यूशन निकले, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर सब कोई अच्छे से गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो दे विल गो टू सेकंड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो मैनेजर को क्या है, जब उन्हें एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन होती है तो उन्हें अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के उसके बाद कोई काम करना है। उसके बाद इसमें जब नॉर्मल डिसीजन मेकिंग में होता है कि आपको देखना है कि क्या करना है, या मैनेजर्स होते हैं वो पाए देखते हैं कि कहाँ पे कंपनी बेनिफिट कर रही है, लेकिन जब एथिकल डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो सबसे पहले वो अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हैं और उनके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। Now next topic is the employees and morals or the employees rights and duties. देखिए क्या है कि employees जो होते हैं, क्यों they are faced with, the managers are also faced with various ethical dilemmas and issues. The employees are also faced with various ethical dilemmas and issues. तो कुछ एम्प्लॉई मॉरल्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं जो वर्क प्लेस पे उन्हें जिन्हें हम लोग वर्क प्लेस एथिक्स वाले में 6 डोमिनेंट सब्जेक्ट्स ही बोल सकते हैं, जो आप लोग जो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। उसमें पहला क्या है, ऑब्लिगेशन टू द फर्म। पहला ये कि वो जब भी ब्राइबरी नहीं ले, गलत काम नहीं करे, ठीक है, अपने आप को पूरा का पूरा टूवर्ड्स वो कंपनी के प्रति समर्पित रखे, ठीक है। अगर कंपनी इज ऑल द कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ बीन कन्वेड टू देम, यू इट्स वेरी सिंपल, छोटा सा चीज़ है कि आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आप ऑफिस अपने ड्रेस पहन के, आप चप्पल पहन कर ना आ जाए। यू डोंट वेयर योर स्लीपर्स एंड गो टू ऑफिस। साथ ही साथ मान लीजिए, लेट मी गो बाय एन एग्जांपल, सपोज देयर इज़ एन कोई मान लीजिए अकाउंटिंग इशू होती है, ठीक है, और अकाउंटिंग इशू होती है और वो हिसाब में कहीं गड़बड़ पाया जाता है, कुछ शिपमेंट जाता है कहीं पे गड़बड़ हो जाती है, तो जो दूसरा जो उनका जो सेक्रेटरी है वो आके अकाउंट ऑफिसर को बोलता है, जो फाइनेंस ऑफिसर को बोलता है कि सर ऐसे से हमारे बिजनेस वाले में गड़बड़ हो गई है, ऐसे शिपमेंट में गड़बड़ हो गई है, इतना कम हमारा दिखा रहा है। तो वो फ़ोन करते हैं शिपमेंट वाले को, बोले भैया देखो तुम्हारा तो ऐसे गड़बड़ हुआ है। तो बोले अरे केयरलेस मिस्टेक हो गया, शिपमेंट कुछ चीज़ कितने और का जाना था और देखो कम चला गया, इसलिए यहाँ पे ये गड़बड़ आ रही है, इसको प्लीज़ अभी एडजस्ट कर दो, हम लोग बाद में देख लेंगे। तो दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं हम ये एडजस्ट नहीं करेंगे, मान लो हम लोग ये इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जो सच है जो राइट है हम वही करेंगे। तो ये बोलता है कि देखो यार अगर तुम ये सब करोगे तो हमारे कंपनी का गलत फिगर दिखाई देगा और साथ ही साथ हमारे बोनसेस भी कम हो जाएंगे। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल माई सबऑर्डिनेट्स कि हमारे बोनस बहुत सही आएंगे। अब ये बोलता है, उसके बाद ये बोलता है कि देखो भैया हम गलत नहीं करेंगे, हम अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, हम अपने अपने जो सीनियर्स को सही चीज़ बताएंगे, जो जो भी कंपनी प्रोफाइल या कंपनी वेबसाइट पे जाएगी सही चीज़ जाएगी। दूसरा जन बोलता है कि अगर तुम ऐसे करोगे तुम सीईओ को कंप्लेन कर देंगे। अब सीईओ से मान लीजिए सीईओ का एथिकल प्रैक्टिस क्या है, वो उस पर कंप्लेन, वो उसको फोर्स कर सकता है कि नहीं तुम अपने गलत एथिकल प्रैक्टिसेस करो, एज एन अभी गलत दिखाओ, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसको एडजस्ट कर देना। तब ये पर्सन अंडर द मैनेजमेंट प्रेशर माइट रिजाइन और माइट टर्न टू समबडी एल्स हु हैज़ द हायर अथॉरिटी टू से कि हम क्या करें। तो एक आपकी ऑब्लिगेशन होती है फर्म के प्रति कि आप कुछ भी करें, अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करें फॉर फाइनेंशियल गेम्स और सम अदर पर्पस। लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंपनी, यही वाली चीज़ हो गई, एक तो आप ऑब्लिगेटेड हैं टुवर्ड्स द कंपनी, साथ ही साथ आप उनके प्रति लॉयल रहें। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ ऑब्लिगेटेड टू द टास्क दैट इज़ ऑफर टू देम एंड एक्सेप्टेबल टू हैव एन ऑब्लिगेशन टू वर्क फॉर द कंपनी इन अ मैनर दैट इज़ बियॉन्ड द असाइन जॉब्स। मतलब कि आपका जो असाइन जॉब आपको बोला गया है 10 से 5 बैठो सारे काम करो, हम से 10 से 5 नहीं बैठ रहे, हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जो हमारा काम नहीं ख़त्म हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कि 10 से 5 बज के 5 मिनट में हम निकल जाएंगे ऑफिस से, नहीं,
I'm sitting there till 5:30, I'm finishing my job and then I'm going. Right? इससे क्या हो सकता है, आपके प्रमोशन, गुड रिकमेंडेशंस हो सकते हैं, आपके पे रेजेस वगैरह हो सकते हैं. Conflict of interest. See, conflict of interest is one of the major ethical issue which one faces in an organization. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टाइप के सिचुएशंस हो सकते हैं. कभी एम्प्लॉयज़ के आपस में सिचुएशन हो सकते हैं, कभी क्या हो सकता है कि उसको टेम्पटेशन हो गया डिसलॉयल होने का. अभी आप कोई मान लीजिए कोई काम ही कर रहा है, ठीक है. See, there's another video I saw on YouTube. It went like this, that the person goes on on a lunch with his wife, राइट. वाइफ के साथ लंच वंच कर जाता है और फिर वापस आता है तो अकाउंटेंट को बिल पकड़ा देता है कि देखो हम लंच पे अपने जो क्लाइंट है उसके साथ गए हुए थे. तो अकाउंटेंट इज लाइक, यार हम तो उससे वहाँ मिले थे, वो तो अपने वाइफ के साथ गया था, ये गलत कैसे दे सकता है. तो उसको कॉल करता है कि आप तो गलत क्यों बोल रहे. तो बोले छोड़ो ना, कंपनी का पैसा जा रहा है, क्या ज़रूरत है, आराम से रहो. तो आपकी तो लॉयल्टी टुवर्ड्स तो कंपनी है ही ना, है ही नहीं. उसके बाद जो ये कॉन्फ्लिक्ट, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि कभी कभी बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि आपको पता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी आपकी प्रमोशन होगी, आपको पता है ये काम करेंगे तो आप आगे जाएंगे, लेकिन इन लॉन्ग रन कंपनीज का नुकसान हो जाता है. देन अब्यूज़ ऑफ द ऑफिशियल पोजीशन, जो आपके जो पर्सनल गेन्स के लिए आप अपने जो वही जो ये वाला जो आपको एग्जांपल दिया, जो वो लंच पे चले गए थे, तो सीनियर उसका बॉस था ना, ही वेंट ऑन लंच एंड देन ही पुट इट ऑन द कंपनीज टैब, विच इज़ रॉन्ग. अपने ऑफिशियल्स होने का ही फ़ायदा उठाना हुआ. अनदर वन ऑफ द मेजर थिंग्स, एक था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एथिकल इशू में. अनदर मेजर थिंग दैट द कंपनी फेसेस इज द इनसाइड ट्रेनिंग. इनसाइड ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी कंपनी का इंफॉर्मेशन जो होता है, जो जनरली पब्लिक को अनअवेलेबल होता है, जो किसी न किसी तरह से स्टॉक प्राइजेस को अफेक्ट कर सकता है, वो समय से पहले किसी और कंपनी को बता देना. जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है वो किसी और कंपनी को, मान लीजिए दो कंपनीज हैं और दोनों टेंडर के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये वाले कंपनी वाले किसी ने क्या किया, जल्दी से चुपके से जाके किसी और को बता दिया, दूसरी कंपनी को बता दिया. यू सीन इट इन मूवीज नो ऑल द टाइम दैट दे टेल सम डिफरेंट कंपनी इन रिटर्न ऑफ मनी, विच इज़ रॉन्ग. दैट इज इनसाइड ट्रेनिंग. यही वाले स्टॉक वाले, मान लीजिए आपको पता है कि जो है कंपनी की हालत बहुत ख़राब जा रही है, तो जो शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स वो क्या करते हैं, फॉल्स पिक्चर दिखा के दूसरे लोगों को अपना शेयर्स बेच देते हैं और उनको डिसीव हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी वो स्टॉक, और उनके बाद में जब वो लोग ले लिए तो पता चला अरे स्टॉक का तो दाम पूरा गिर गया. तो इसे हम इनसाइड इन्फॉर्मेशन या इनसाइड ट्रेनिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोप्राइटरी डेटा. प्रोप्राइटरी डेटा होते हैं कुछ ट्रेड सीक्रेट्स. ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चाहते हैं कि हम अपने, कुछ हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अपने ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि वो किसी और को पता चले, एज इन somebody else knows what are their trade secrets, how they are doing certain stuff, right. तो वो क्या होता है, कभी कभी फॉर फॉर इन रिटर्न ऑफ मनी एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, किसी किसी के ट्रेड सीक्रेट्स जो होते हैं दूसरे कंपनीज को बता देते हैं, और ये वाले जो होते हैं, ये चीज़ जो होता है ये बहुत अनएथिकल होता है. अब ये ट्रेड सीक्रेट्स प्रोटेक्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ कि उनके रिजल्ट ऑफ, उनके दैट इज अ रिजल्ट ऑफ देयर क्रिएटिविटी, उनके पेटेंट्स या उनकी कॉपीराइट्स हैं. सीक्रेट से जो ट्रेड सीक्रेट्स थेफ्ट होता है ये गलत होती है. आप स्टील कर रहे हैं ट्रेड सीक्रेट्स, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी टर्म्स. ये दे शुड नॉट बी देयर. ट्रेड सीक्रेट्स एक्सेट्रा शुड नेवर बी टोल्ड टू सम अदर पर्सन. नेक्स्ट इज द ब्राइब्स एंड द किकबैक्स. तो ब्राइबरी तो जो पैसे देते हैं इन रिटर्न ऑफ सम फेवर इज द ब्राइब्स. एंड इट कैन, अगर जब तक नहीं पता है तब तक नहीं पता है, और जब पता चल गया तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा उस इंडिविजुअल का पूरा देयर इज़ अ बिग टाइम डिफेमेशन हो जाता है. किकबैक्स एक टाइप ऑफ ब्राइबरी होता है जहाँ पे आप पेमेंट लेते हैं, इलीगल पेमेंट होती है, मेड फॉर रिटर्न ऑफ सम अपॉइंटमेंट या सम किसी काम के लिए जब आप ब्राइबरी लेते हो, दैट इज किकबैक. And bribing people can bring immense amount of damage to the organization. See, I know this bribing thing is very common, but then as it is very common and it is okay as long as it is non-known. As the minute it comes to the front, no, corporate fraud के चक्कर में आपकी पूरी की पूरी कंपनी डूब जाती है. Now gifts and entertainment.
गिफ्ट का एग्जाम्पल आपको बताया कि दो लोगों की मीटिंग चल रही है, एक जन गिफ्ट लेके यहाँ आ रहे हैं, तो एक तरह से तो है कि आपके कल्चर में है कि गिफ्ट लेना इज़ अ काइंड ऑफ ब्राइब, उनके कल्चर में गिफ्ट लेना है, गिफ्ट देना इज़ अ काइंड ऑफ एथिकल कंसिडरेशन। अब दोनों तरफ से दोनों फंस गए, भैया हम क्या करें। तो क्या है ना कि आपको जब भी आप गिफ्ट ले रहे हो तो आपको देखना है कि उस गिफ्ट का प्राइस क्या है, गिफ्ट का पर्पस क्या है। वो आपको एज अ फ्रेंड दे रहे हैं या फिर आपको एडवर्टाइजिंग करने के लिए ब्राइब दे रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या है, उस आदमी जो आपको गिफ्ट दे रहा है उसका पोजीशन क्या है, क्या आप उनको उस हिसाब से वापस से आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है गिफ्ट एज टिप्स फॉर अ वेटर और वेटर इज द फॉर्म बट टू अस यू इज क्लियरली अनएथिकल, राइट। कंपनीज पॉलिसी क्या है अबाउट गिफ्ट, देखिए इसीलिए क्या होता है जब उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स में लिखा रहता है तो उनकी कंपनीज के रूल्स एंड पॉलिसीज़ में भी कभी कभी लिखा रहता है कि उन कंपनी की क्या रूल्स एंड पॉलिसीज़ है रिगार्डिंग द रूल्स, द गिफ्ट्स, द गिफ्ट्स और द एंटरटेनमेंट और वट एवर इट इज़ टूवर्ड्स द अदर पीपल। or according to the law, the gifts are at times unacceptable depending upon the kind of dealing you're doing, the kind of situation you are in, right? Then again is the obligation to third parties. A person is morally obligated to let the others know about dangerous and deceptive बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो विसल ब्लोअर्स लोग करते हैं, क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर गलत काम हो रहा है, कुछ भी गलत काम हो रहा है जो अनलॉफुल है या इमोरल है, तो वो जाके बाहर गवर्नमेंट को, मीडिया को, पब्लिक को बताते हैं। और कभी कभी देखिए क्या होता है ना, उसमें उनको उनको बहुत अपने जान का भी खतरा रहता है, अपने जॉब का भी खतरा रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर आके बताते हैं। तो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू देम कि अगर आप अपने सप्लायर्स को चीट कर रहे हैं या कस्टमर्स को चीट कर रहे हैं, तो देर मस्ट बी सम पर्सन और द पीपल विद इन यू हु शुड हैव दिस मॉरल ऑब्लिगेशन कि आपको मना करे कि भैया ऐसा ना करो, ऐसा गलत है। आपको पहले मना करें, आपसे बात करें, आपसे बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब नहीं सॉल्व हो रहा है देन दे कम आउट इन पब्लिक, राइट। नेक्स्ट इज द विसल ब्लोइंग, दैट हैज ऑलरेडी सेड। विसल ब्लोइंग होता है कि कोई भी अगर एक्ट होता है तो उसे बाहर आके बताना, इलीगल या इमोरल एक्ट जो होता है। अब रीज़न गिवन टू जज अ विसल ब्लोइंग एक्टिविटी, ठीक है। आप किसी भी एक्टिविटी को, कि मान लीजिए कहीं पे किसी ने किसी एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा, बॉस ने किसी रीज़न से एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा, अगर ये थप्पड़ मारा तो अगर अगर बाहर जाके अगर प्रेस मीडिया में बता रहे तो दैट इज़ नॉट विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग वही होता है जहाँ पे एथिकल या इमोरल और इलीगल एक्ट कुछ हो रहा है बहुत भयानक, तब आपका ये विसल ब्लोइंग में आता है। दूसरा, विसल ब्लोअर्स जो भी हैं दे शुड लुक फॉर लेस हार्मफुल वेज टू रिएक्ट, यू नो, टू सॉल्व द इशू। पहले उनमें बात करनी चाहिए आपस में पहले, क्योंकि ये एम्प्लॉय को, मैनेजमेंट को, कंपनी को, सबको हार्म करेगा और इन टर्न पूरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री को हार्म करेगा। तो वो पहले बात करें अपने कंपनी वालों से कि भैया आप देखो ये गलत कर रहे हो, आप इसे ठीक करो, आप नहीं करोगे तो हम जाके बाहर बता देंगे। एंड देन आई विल गिव द इन्फॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। पहले यू हैव टू टॉक टू देम। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि विसल ब्लोअर ऐसी, यू नो, इफ़ दे बिलीव दैट सर्टन unethical practices or illegal practices are going on, they go out in public and then they go and say it. No, it doesn't happen that way. The whistleblower should have enough evidence to show that the company is doing wrong, right? No, wrong. फिर एम्प्लॉय का ये भी होता है कि जो कंपनी का जो फॉल्ट होता है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए और रॉन्ग डूइंग जो है वो अच्छे से बता देना चाहिए। अनदर रीज़न फॉर दिस थिंग इज़ सेल्फ इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट में, एज इन की, यू नो, देयर प्रमोशन, देयर मनी, you know, I have said this in one of my videos or probably in many of my videos in human resource management। क्या होता है जब आप काम करते हैं तो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके जाते हैं, आपकी कुछ धारणाएं होती हैं, आपके कुछ लक्ष्य होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अपनी धारणाएं होती हैं, दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। If your objective and the organization's objectives are aligned, they move in the same way, तो इन लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशन की बहुत प्रॉफिट होती है और आप भी आगे जाते हैं।
लेकिन कभी भी अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को ये गोल्स को सबअटैच करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको भी हैम्पर करता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी हैम्पर करता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इमोरल एक्ट्स जो बहुत टेम्पटेशन होता है करने का, राइट, कि आपके बगल में कोई एग्जामिनेशन में लिख रहा है और वो उसके पास सारे आंसर्स हैं और यू डोंट नो सर्टेन आंसर, देयर इज अ लॉट ऑफ टेम्पटेशन व्हेन द टीचर इज नॉट अराउंड टू प्रॉम्प्ट एंड आस्क द पर्सन, बट शुडंट बी हैपनिंग, ये गलत है। तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आपका ये, इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू थिंक रैशनली एंड इम्पार्शली रिगार्डिंग मोरालिटी, कि हम लोग, देखिए, आप एज एन इंडिविजुअल आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट को वगैरह को आप सब पढ़ के सब चीज़ देख के सब में जा रहे हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमारे अपने कुछ सिद्धांत हैं। हम अगर हमारे मैनेजमेंट हमें कुछ गलत करने बोलेंगे तो हम यूं ही तो ना कर देंगे, हमें दे हैव टू गिव मी सर्टन एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दे आर डूइंग सर्टन रॉन्ग स्टफ, और एज फॉर दैट मैटर दे हैव टू टेल मी वाई वी आर डूइंग दिस एट ऑल। तो ऐसा है कि आप अथॉरिटीज़ को ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते अपना। ये भी होता है कि आई बी सफरिंग फ्रॉम मॉरल टनल विजन। टनल विजन क्या होता है कि टेंडेंसी होती है कि हम एक्सक्लूसिवली एक ही जगह में देख रहे हैं, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई लीडर है जिसको आप एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो ये अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ये टनल विजन देख रहे हैं, माइंडलेसली जो काम करते जा रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है। और अगर आपको पैसे आपके हाथ में मिल जा रहे हैं एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द पर्सन हु इज़ देयर, तो आप इमोरल एक्टिविटीज़ भी करते चले जा रहे हैं और बता नहीं रहे, क्योंकि आपको भरोसा है कि अथॉरिटीज़ बहुत सही है। देन अगर हमारा प्रॉपर व्यू ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं अगेंस्ट दोस्त हु आर वर्किंग विद अस, देन इज़ देयर एनी सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर एक्टिंग अगेंस्ट दिस नॉर्म्स, और अगर हम इसकी नॉर्म्स जो हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर वो नॉर्म्स गलत है, अगर आपको लगता है गलत है और हम उसके बारे में उसके उसके खिलाफ जाएंगे, तो आपके पास इनफ एविडेंसेस होने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द सोसाइटी, द मीडिया, द जज, द jurisdiction, they do not believe anything if you do not have enough witnesses, right? The next topic is ethical behavior at the workplace. Shri, we'll continue this in the next slide. I hope this thing is clear to you. And if you do have any doubts, any comments, do put in the comment section. And if you like my video, please subscribe to my channel, put a like button, and comment and share. Happy learning and stay safe. Bye bye.